आप कभी किसी तहसील या कोर्ट गए हैं? कोर्ट नहीं तो आरटीओ के दफ्तर जरूर गए होंगे। यहाँ आपको एक प्रजाति मिलती है, इसको हमारे यहाँ दलाल कहते हैं। ये दलाल कमीशन खोरी के मास्टर होते हैं। लाइसेंस जल्दी बनवाना हो, अच्छे वकील से मिलना हो, पेशकार से फाइल निकलवानी हो, ये दलाल इसके एवज में कमीशन खाते हैं। और दलाल सिर्फ आपसे यानी क्लाइंट से ही नहीं बल्कि जिस वकील को केस दिलवाते हैं उससे भी कमीशन खाते हैं। लेकिन क्या दलाल का केस पर कोई जोर होता है? जवाब है नहीं। वो बस अपना फायदा निकालता है और चलते बनता है। अब इस कहानी को कोर्ट कचहरी और दफ्तरों से निकलकर जियोपॉलिटिक्स में ले जाइए। यहाँ भी आपको एक कमीशन खोर एजेंट मिलेगा जिसका इतिहास दो देशों के बीच दलाली करके कमीशन खाना ही रहा है और आज भी उसका प्राइम धंधा यही है। जी, आप सही समझ रहे हैं, मैं पाकिस्तान की ही बात कर रही हूँ। ताजा खबर है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन की मदद सऊदी अरब और कतर मिलकर देने वाले हैं। $5 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए। ये पैसा उसे इस्लामाबाद पीस टॉक्स यानी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होस्ट करने के दौरान ही मिलने वाला है। इस पैसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बार और डिफॉल्ट करने से बच जाएगी और वो यूएई को अपना बकाया भी चुका सकेगा। लेकिन ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन इवेंट नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की कमीशन खोरी के इतिहास में सबसे नया डेवलपमेंट है। असल में तो जब से ये मुल्क बना है तब से इसका मॉडल ही कमीशन खोरी रहा है। कैसे, ये मैं आपको 1950 से लेकर अब तक के इवेंट्स और उसमें पाकिस्तान ने कितना कमीशन खाया इससे समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1950 के दशक से जब दुनिया दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा यूएसएसआर यानी सोवियत रूस का और दूसरा धड़ा अमेरिका का। अब भारत ने तो नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई लेकिन 1950 के अंत तक वो कुछ यूएसएसआर की तरफ झुक गया। अब इसके क्या कारण थे इस पर कभी और बात कर लेंगे। जब पाकिस्तान ने ये देखा तो उसे लगा कि यही वो मौका है जब अमेरिका की गोद में बैठकर कमीशन खाया जा सकता है। कम्युनिज्म का प्रसार रोकने, यूएसएसआर को वार्म वाटर्स का एक्सेस ना होने देने और इससे भी ज्यादा सोवियत जासूसी के लिए एक बेस के तौर पर पाकिस्तान ने सबसे पहले कमीशन खाना शुरू किया। मैं आपको ये बताऊं कि कमीशन के एवज में पाकिस्तान ने क्या किया, उससे पहले ये जानिए कि उसने कितना कमीशन खाया। एक अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने 1954 से 1964 के बीच लगभग $3.2 बिलियन यानी आज के रुपयों में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी थी। इसमें 2.5 बिलियन तो आर्थिक सहायता थी यानी फूड एड, इंफ्रा बनाने के लिए पैसा और बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि $700 मिलियन से अधिक मिलिट्री एड थी। इस मिलिट्री एड में सैकड़ों टैंक, हजारों राइफलें और दर्जनों की संख्या में फाइटर प्लेन्स थे। अब आते हैं कमीशन के एवज में पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने इस बीच 1955 में सेंटो ज्वाइन कर लिया। सेंटो बेसिकली नेटो का ही एक सस्ता एशियन वर्जन कहा जा सकता है। ये अमेरिका का सोवियत रूस को एशिया में रोकने के लिए बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें एक समय ईरान और तुर्की जैसे देश भी शामिल हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने इस पैसे के एवज में अपनी जमीन को यूएसएसआर के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए दे दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेशावर का बड़ा बेर बेस। अमेरिका ने इसे 1950s में सोवियत और चीन के खिलाफ जासूसी के लिए तैयार किया था। यहाँ पर अमेरिका के टोही विमान U-2 डिप्लॉयड थे और ये यहीं से उड़ान भर के यूएसएसआर यानी रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जो तब यूएसएसआर का हिस्सा थे उसकी फोटो निकालते थे। यहाँ रशिया कहाँ नया बेस बना रहा है, कहाँ नई मिसाइलें तैनात की जा रही हैं, कहाँ नई न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है, सब कुछ पता लगाया जाता था। इनफैक्ट 1 मई 1960 के दिन जिस U-2 विमान को यूएसएसआर ने गिराया था और उसके अमेरिकी पायलट गैरी पावर्स को पकड़ लिया था, उसने भी पेशावर से ही उड़ान भरी थी। बेसिकली पाकिस्तान ने यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका से कमीशन खाया और अपनी जमीन और संसाधन दे दिए थे। और उसने तब सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि एक वफादार दलाल की तरह उसने अपने घर में यानी स्थानीय राजनीति में भी कम्युनिस्टों को खदेड़ दिया। 1954 में पाकिस्तान के शासकों ने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, उसके स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन पर बैन लगा दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया सज्जाद जहीर को कैद कर लिया। इसके कुछ दिन बाद उन्हें भारत भेज दिया गया। मुझे कम्युनिस्टों से कोई भी सिंपैथी नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये दोनों उदाहरण इसलिए बताए हैं ताकि आप ये जानें कि पाकिस्तान कमीशन खोरी में कितना प्रोफेशनल था। इनफैक्ट आज उसके चीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं।
मजे की बात यह है कि तब अमेरिका यूएसएसआर के साथ ही चीन की भी जासूसी इसी पाकिस्तान में बैठकर कर रहा था। चीन के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सारी जानकारी जुटा रहा था। रेडियो सिग्नल से लेकर सैटेलाइट इमेजरी का जितना इस्तेमाल यूएसएसआर के खिलाफ हो रहा था, उतना ही चाइना के खिलाफ भी हो रहा था। 1965 में जब पाकिस्तान भारत से हार गया तो अमेरिका ने कुछ समय के लिए उससे आंखें फेर ली, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। अमेरिका ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया। उसके लिए 7वां जहाजी बेड़ा भेजा गया, लेकिन पाकिस्तान तो कमीशनखोर देश है और इसके लिए उसे हर बार एक लाइन चाहिए होता है। पाकिस्तान को कमीशनखोरी का दूसरा मौका काफी जल्द मिल गया था। दरअसल 1970 तक आते आते अमेरिका को लग गया था कि उसे अगर यूएसएसआर को नियंत्रण करना है तो एशिया के भीतर एक बराबर की बड़ी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। अब ये ताकत भारत तो हो नहीं सकता था, क्योंकि इस समय तक यूएसएसआर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हो चुके थे। बाकी के देश छोटे थे और यूएसएसआर के सामने उनकी कोई बिसात नहीं थी। केवल चीन ही ऐसा देश था जो अमेरिका के काम आ सकता था, लेकिन चीन भी कम्युनिस्ट था। हालांकि अमेरिका के लिए अच्छी बात यह थी कि तब तक माओ का कम्युनिज्म और स्टालिन का कम्युनिज्म अलग अलग रास्ते अख्तियार कर चुके थे। बेसिकली दोनों अलग अलग कैंप्स बन चुके थे। इसी का अमेरिका ने फायदा उठाने की सोची, लेकिन सवाल था कि जो अमेरिका अब तक चीन को देश का दर्जा देने तक में आनाकानी कर रहा था, वो भला उससे दोस्ती कैसे करेगा, क्योंकि अमेरिका का तो बीजिंग में राजदूत था ही नहीं। उसे अमेरिका ने 1949 में ही वापस बुला लिया था। अब बेसिकली एक आइस ब्रेकर की जरूरत थी, और ये आइस ब्रेकर कौन बना? ये आइस ब्रेकर बना पाकिस्तान। अपनी शटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने जब चीन को साधने का सीक्रेट प्लान बनाया, तो इसमें पाकिस्तान ने फिर से एक कमीशनखोर दलाल की भूमिका निभाई। 1970 में पाकिस्तानी तानाशाह जनरल यहाया खान को इसके लिए इस्तेमाल किया गया। जब राष्ट्रपति निक्सन और यहाया की एक मीटिंग अक्टूबर 1970 में हुई, तो निक्सन ने यहाया से अपना संदेश चीनी प्रीमियर झाओ एन लाई को देने की बात कही। इस प्रस्ताव में राजदूत वापस भेजने और रिश्ते शुरू करने को लेकर चीजें थी। अप्रैल 1971 में किसिंजर को झाओ एन लाई से वापस जवाब मिला। ये जवाब पाकिस्तानी राजदूत लाया था। इस जवाब में झाओ एन लाई ने ये लिखा था कि किसिंजर जैसे किसी आदमी को पीकिंग, जिसे अब बीजिंग कहते हैं, में रिसीव करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद कुछ और बातचीत और तैयारी पाकिस्तान के रास्ते चीन और अमेरिका ने की, जिसके बाद डिप्लोमेसी की दुनिया की एक बड़ी रोचक कहानी सामने आई। जुलाई 1971 में किसिंजर पाकिस्तान की एक यात्रा पर आए। इसे एकदम रूटीन विजिट दिखाया गया। फिर कहा गया कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद खबर आई कि किसिंजर बीमार हो गए और वो पाकिस्तान में एक दिन और रुकेंगे। असल में न किसिंजर पहाड़ों की तरफ गए और ना ही वो बीमार हुए थे। उन्होंने इस्लामाबाद आने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान में बीजिंग के लिए उड़ान भर ली थी। ये पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस विजिट को पब्लिक भी कर दिया था और चीन अमेरिका संबंध इसी दिन से सुधरना शुरू हो गए। इस पूरी कवायद का फैसिलिटेटर बना पाकिस्तान। लेकिन याद रखिए, यहाँ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एजेंट का काम कर रहा था। ना उसका अमेरिकी नीतियों पर कोई जोर था और ना ही चीन की नीतियों पर। पाकिस्तान को इस काम का भी कमीशन मिला। सीएपी की ही रिपोर्ट बताती है कि 1972 से लेकर 1979 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की आर्थिक सहायता दी। कुछ मिलिट्री एड भी दिया गया। यानी हर एक दौर में पाकिस्तान ने कमीशन खाने का जुगाड़ निकाल ही लिया। लेकिन उसके लिए बम्पर कमाई का मौका आया 1979 में, जब सोवियत फौजों ने अफगानिस्तान में साम्यवादी सत्ता को बचाने के इरादे से डेरा डाल दिया था। अमेरिका इस कार्रवाई से आतंकित हो गया था और उसने तुरंत इसे रोकने के लिए जुगत लगानी चालू कर दी थी। हालांकि अमेरिका इस दौरान फौज नहीं भेज सकता था, क्योंकि उसके वियतनाम के घाव अभी भरे नहीं थे। ऐसे में फिर से कमीशनखोर एजेंट पाकिस्तान काम आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस को यूनाइट करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली वो लोग थे जो अफगानिस्तान में नास्तिक कम्युनिस्टों को सत्ता में नहीं देखना चाहते थे। इनमें से कुछ कबीलाई सरदार थे तो कुछ इस्लाम के लिए लड़ने वाले मुजाहिद। तो इनके लिए अफगान कम्युनिस्ट और सोवियत फौजें दोनों ही दुश्मन थी। बस अमेरिका को अपना साथी मिल चुका था, लेकिन फिर से एक समस्या थी। अब ये मुजाहिदीन तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे और अफगानिस्तान में इनके पास मदद पहुंचाना टेढ़ा काम था। कमीशनखोर एजेंट पाकिस्तान तुरंत आगे आया और अमेरिका के लिए प्रोजेक्ट जिहाद शुरू किया। अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल हो या सोवियत के बने हथियार,
सब कुछ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रास्ते मुजाहिदों को मिलने लगा था। अफगान बॉर्डर पर कैंप बन गए थे, मदरसा इंडस्ट्री खुल गई और समी उल हक जैसे लोग उभरने लगे। अब जब तक सोवियतों ने 1989 में अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, तब तक पाकिस्तान के बल्ले बल्ले रही। सीएपी की रिपोर्ट कहती है कि 1980 से लेकर 1990 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $5 बिलियन से ज्यादा की मदद दी। इसमें 3 बिलियन के आसपास इकोनॉमिक एड और 2 बिलियन प्लस मिलिट्री एड थी। और पाकिस्तान को जो डायरेक्ट पैसा मिल रहा था वो तो मिला ही, बल्कि उसने मुजाहिदों के लिए जो हथियार और पैसे आ रहे थे उसमें भी खूब घपले घोटाले किए। यानी कमीशन खोर एजेंट पाकिस्तान एक बार फिर कमीशन बाजी करने में कामयाब रहा और 1 दशक तक उसकी इकोनॉमी इसी भरोसे चलती रही। लेकिन 1990 के बाद जब सोवियत टूट गया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक अमेरिका को लगी, तो पाकिस्तान के बुरे दिन आ गए। हालांकि उसने सद्दाम के खिलाफ सऊदी और अमेरिका का साथ दिया, लेकिन यहाँ से जो कमीशन आया वो उतना मलाईदार नहीं था। लेकिन सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है की तर्ज पर कमीशनबाजी ज्यादा दिन रुकी नहीं। अमेरिका की कारगुजारियों ने जो मुजाहिद पैदा किए थे वो वापस अब अमेरिका को ही हिट कर रहे थे। साल 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका को याद आया कि उसने एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया है। जब अपने हजारों लोग मरे तो अमेरिका को याद आया कि आतंकवाद एक समस्या है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। 20 साल पहले जिन मुजाहिदों को अमेरिका राष्ट्रपति भवन में भगवान का दूध बता रहा था, अब उनके खिलाफ लड़ने के लिए उसने कमर कस ली और साफ ऐलान किया कि अगर आप इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं हो तो इसका मतलब है कि आप हमारे खिलाफ हो। पाकिस्तान इस समय कारगिल के झटके से निकल ही रहा था कि उसकी इकोनॉमी फिर से एक बार गोते खा रही थी। अमेरिका को अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स करने के लिए फिर जमीन की जरूरत थी। बस फिर क्या हुआ, क्लाइंट भी रेडी था, एजेंट भी रेडी था। एजेंट ने तुरंत दौड़कर क्लाइंट को पकड़ा। मुशर्रफ ने हमले के सप्ताह भर बाद ही अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लेने को हामी भर दी। इसके बाद एक एक करके हजारों अमेरिकी फौजी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने लगे। रसद से भरे कंटेनर कराची के बंदरगाह पर उतरते और यहां से उनको अफगानिस्तान ले जाया जाता। इस पूरी कवायद में पाकिस्तान ने जमकर फायदा उठाया। 2001 से लेकर 2021 तक जब तक अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकला, तब तक पाकिस्तान अलग अलग तरीके से पैसे चूसता रहा। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद का डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने 2002 से 2016 तक लगभग $19 बिलियन की मदद दी। इसमें $11 बिलियन इकोनॉमिक एड और $8 बिलियन मिलिट्री एड थी। इसी दौरान पाकिस्तान को अमेरिका ने $14 बिलियन से ज्यादा का वेपन रीइंबर्समेंट भी दिया। 2016 में जब ट्रंप सत्ता में आए तो ये आंकड़ा घटा, लेकिन अपने 70 साल के इतिहास में पाकिस्तान इस कमीशन खोरी के धंधे में इतना पारंगत हो चुका था कि उसकी इकोनॉमी ही इस पर बेस्ड थी। अलग अलग सोर्सेस अलग अलग आंकड़े देते थे, लेकिन पाकिस्तान संभवतः अपने इतिहास में सीधे तौर पर अमेरिका से 70-80 बिलियन डॉलर वसूल चुका था। और इस कमीशन खोरी में मैंने आपको सिर्फ अमेरिका से वसूला कमीशन ही बताया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह से पाकिस्तान ने जो कमीशन वसूला है उसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया है। और सबसे रीसेंट वही $5 बिलियन जो उसने सऊदी और कतर से लिए हैं। अब सबसे आखिरी और जरूरी बात, मैंने आखिर पाकिस्तान को कमीशन एजेंट क्यों कहा, उसे ब्रोकर या मध्यस्थ का दर्जा क्यों नहीं दिया? इसका कारण है हार्ड पावर या इन्फ्लुएंस। देखिए, मध्यस्थ वो हो सकता है जिसकी बात दोनों पक्ष माने और ना माने तो उसकी औकात बात मनवाने की होती है। वो सिर्फ 2 लोगों को सामने बिठाकर बात करवाना ना जानता हो, बल्कि उस बातचीत को मोड़ देना भी जानता हो। जैसे हालिया अब्राहम अकॉर्ड्स ले लीजिए। अमेरिका ने यूएई और इजराइल के बीच समझौता करवाया, दोनों देश दोस्त बन गए, लेकिन पाकिस्तान की तरह उसने इनसे कोई कमीशन नहीं खाया। हाँ, अमेरिका का इस दोस्ती से फायदा जरूर है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का हर कदम कमीशन खाने के लिए ही होता है और सबसे ताजा मामले में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान और अमेरिका फिर एक दूसरे के खिलाफ बाहें चढ़ाकर खड़े हैं। फिर से हॉर्मुज की खाड़ी बंद हो रही है, फिर से तेल के भाव भागने लगे हैं। इसलिए ही वो मध्यस्थ नहीं बल्कि दलाल है, वो ब्रोकर नहीं बल्कि कमीशन खोर है, वो कोई शांति दूत नहीं बल्कि मौका परस्त है। देखते रहिए ऑप इंडिया।